हेलो एवरीवन, पीकेजे पॉलिटिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल थ्योरी थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, जो जो पूरा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का जो पेपर है, उसमें बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कई बार फेमिनिज्म लिखा जाता है, कई बार जेंडर लिखा जाता है। तो कुछ भी सिलेबस में रहे उसको जो ये पूरा 3 वीडियो का सीरीज होगा उसमें अगर आप इसको सुन लेते हैं तो हमेशा के लिए आपका क्लैरिटी रहेगा इस टॉपिक पे। तो आज के अभी के इस वीडियो में, यानी जेंडर या फेमिनिज्म के वीडियो नंबर फर्स्ट में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि पूरा जेंडर या फेमिनिज्म का जो नोशन है वो क्या है, वाई फेमिनिज्म वी नीड, और डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। यानी कि जेंडर या नारीवाद क्या है, हमें नारीवाद की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड फेमिनिज्म, और नारीवाद से जुड़े अलग अलग जो लहर है, डिफरेंट वेव्स है, वो क्या क्या है, इस पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को प्लीज़ अच्छे से सुनिए भी, देखिए भी, वहाँ से नोट्स बनाइए, आप लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए। कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और एक वाइडर ऑडियंस को और भी शेयर करिए। दूसरे कॉलेजेस में आपके अगर कोई फ्रेंड हैं जो कि पॉलिटिकल थ्योरी पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो ऑनर्स के हो, बीए प्रोग्राम को, या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी जो पॉलिटिकल थ्योरी पेपर पढ़ते हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सो काइंडली रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ओके, और इसको, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, वो है आप जेंडर। अपने और इंट्रो के फेमिनिज्म। अगर स्लाइड को देख रहे हैं तो उसमें बहुत फेमस कोटेशन है, और वो कोटेशन कहीं ना कहीं हम सब के लिए एसेंस है पूरा फेमिनिज्म को समझने का। और वो कोटेशन है, वन इज़ नॉट बॉर्न ए वुमेन, वन बिकेम्स वन। मतलब औरत जन्म नहीं लेती है, बल्कि औरत जो है वो पैदा की जाती है। साइमन डिबुआ ने 1949 में ये कोटेशन कहा था। और साइमन डिबुआ बहुत फेमस लेखिका रही हैं फेमिनिज्म को जानने समझने के लिए। और आपको मैं बताऊं कि इनका काम इतना फेमस है, और इनकी किताब है सेकंड सेक्स, वो इतनी फेमस है कि कई बार अगर आप हिंदी हर्टलैंड से गुजरेंगे, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, तो वहाँ के आपको कई बार बुक स्टॉल में उसकी हिंदी ट्रांसलेटेड भी बुक्स भी मिलेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। बहरहाल, you can see feminism gender as a political term was a 20th century invention and has only been a familiar part of everyday language since the 1960s, है ना। हम जानते हैं कि नारीवाद या जेंडर एक राजनीतिक शब्दावली के रूप में हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी की खोज है, जो 1960 के दशक तक जो है आम बोलचाल की भाषा में तब्दील हो चुका था, है ना। और अगर आप थोड़ा सा स्लाइड नंबर दूसरे को देखो तो फेमिनिस्ट वाज फर्स्ट यूज इन 19th सेंचुरी एज ए मेडिकल टर्म टू डिस्क्राइब आइदर द फेमिनाइजेशन ऑफ मैन और मेस्कुलाइजेशन ऑफ वुमेन। नारीवाद जो टर्म है ना, सबसे पहले 19वीं शताब्दी में प्रयोग किया गया था, और एक मेडिकल संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया था। और जब हम कहते थे कि किसी भी मतलब पुरुष में फेमिनाइजेशन के गुण हैं या नहीं है, यानी महिला के गुण हैं या नहीं, पुरुषों के नारीकरण और महिला के पुरुषीकरण के संदर्भ में किया गया था। अगर अगर कोई मेल है और उसमें नारी के गुण हैं, उस संदर्भ में मेडिकल ट्रीटमेंट के संदर्भ में, या कोई नारी है, कोई कोई महिला है, वो टॉम बॉय की तरह करती हैं, तो हम कहते हैं ना पुरुष की तरह लगता है, लुक लाइक मैन, एक्ट लाइक मैन। तो वो मेडिकल टर्म में इसका 19th सेंचुरी में सबसे पहले यूज़ हुआ था। इन मॉडर्न यूजेस बेसिकली यू कैन से फेमिनिज्म इज इनवेरेबली लिंक्ड टू द वुमेन मूवमेंट एंड द अटेम्प्ट टू एडवांस द सोशल रोल ऑफ वुमेन। और आधुनिक समय में पूरा नारीवाद जो है नारी के आंदोलन के साथ जुड़ता है, और ख़ासतौर पे ये महिलाओं की सामाजिक भूमिका के संदर्भ में इसे देखने की कोशिश करता है। अगला ठीक जो है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फेमिनिज्म में कि वाई वी नीड फेमिनिज्म, वाई फेमिनिज्म। सो इसके पीछे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो 2 तर्क थ्रू वाया एकेडमिक लिटरेचर नज़र आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर ये सवाल आता है वाई फेमिनिज्म, तो पहला
तो ये आर्गुमेंट हो सकता है कि बिकॉज देयर हैज़ बीन इन हिस्टोरिकल एंड वर्ल्ड वाइड अनफेयर नेग्लेक्ट एंड ऑपरेशन बाय मेल डोमिनेशन, दो बार मेल हो गया यहाँ, एक ही मेल मेड डोमिनेशन होना चाहिए ये, है ना, मेल मेल डोमिनेशन नहीं, मेल मेड डोमिनेशन। तो इस संदर्भ में इसे देखना चाहिए। और दूसरा है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी with the all-round march of democracy and due recognition of demands for liberty, equality and social justice and equal rights। मतलब पहला है कि हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली वुमेन का जो ऑपरेशन हुआ या मेल डोमिनेट सोसाइटी में जो महिलाओं को नेग्लेक्ट किया गया, वो काफ़ी उस पे बात हुई और हमने ये महसूस किया कि अब महिलाओं के विषय को भी मेन स्ट्रीम एकेडमिया में लाना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो उनके वॉइसेस, उनके कंसर्न को हम नहीं रख सकते। और दूसरा हमने देखा कि 19th सेंचुरी में जैसे हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इक्वल राइट की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा सेक्शन जो वुमेन है उसे इक्वल राइट नहीं मिला है, उसे उस तरह से लिबर्टी नहीं मिला जैसे मेल डोमिनेट सोसाइटी इंजॉय करती है, या फिर उसे इक्वालिटी या समानता जो है पुरुषों की तरह नहीं मिला है। तो ये सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि हमें फेमिनिज्म की ज़रूरत है, वाई वी नीड फेमिनिज्म। अब हम बात करते हैं डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की। तो जो डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है, आप देखिए स्लाइड नंबर 5 में। जो पहला है वो है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, एंड जिसको कि नारीवाद से जुड़ा प्रथम लहर भी कहते हैं। द अर्ली फॉर्म ऑफ feminism which developed in last decade of 18th century and based on the pursuit of sexual equality in the areas of political legal right। मतलब ये आप कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसकी शुरुआत हुई नारीवाद के प्रथम लहर की, और ये मुख्य रूप से ये मान के चलता है कि राजनीतिक और कानूनी अधिकार सभी महिलाओं को मिले, और अगर आप राजनीतिक और कानूनी अधिकार देंगे, इफ़ यू विल प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड लीगल राइट टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन लाइक अ वुमेन, देन इससे क्या होगा, सेक्सुअल इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता स्थापित होगी, है ना। तो जो मेन प्रोपोनेंट हैं, जो मेन ऑथर हैं इस फर्स्ट वेव से जुड़े हुए, उसमें पहला नाम है मेरी उल्स्टनक्राफ्ट, दूसरा नाम है हैरियट टेलर मिल एंड हर सेकेंड हस्बैंड J.S. मिल, एंड थर्ड वन इज बेटी फ्रीडन। ये तीन इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो प्रवर्तक हैं इस पूरे नारीवाद के फर्स्ट वेव यानी प्रथम लहर के। तो हम एक एक करके इनके नज़रिए से, इनके स्टेटमेंट से समझना चाहते हैं वो कहना क्या चाह रहे। तो हम पहले देखते हैं उल्स्टनक्राफ्ट क्या कहती है, मेरी उल्स्टनक्राफ्ट। उल्स्टनक्राफ्ट इन हर मेजर पब्लिकेशन विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन published in 1972 argues that women are not naturally inferior to man, what appear to be only because they lack education. She stated that both men and women should be treated as rational beings, and she imagined a social order founded on reason with equal rights to both man and women। मतलब जो उल्स्टनक्राफ्ट है वो ये मान के चलती हैं कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से निम्न नहीं हैं। तो वो कैसे निम्न हो गई, कैसे इन्फीरियर हो गई, क्योंकि उनके पास शिक्षा का अभाव है। इसलिए उनका मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही रैशनल ह्यूमन बीइंग है, विवेकशील प्राणी हैं, और उन्होंने एक ऐसे सोशल सिस्टम या सोशल सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का सपना देखा है जिसमें जो विवेक के आधार पर स्त्री और पुरुषों में काम का एक समान बंटवारा करता हो। ये उल्स्टनक्राफ्ट कहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं उल्स्टनक्राफ्ट के बुक का भी पिक्चर है आपके साथ स्लाइड नंबर 9 में। दूसरे जो ऑथर है, जो मैंने आपको कहा, हैरियट टेलर मिल और J.S. मिल। इन द 19th सेंचुरी हैरियट टेलर मिल एंड हर सेकेंड हस्बैंड J.S. मिल in his book on women subjugation 1869 basically came out in support of equal political right for women. Means state denied the right to vote for women and biased in favor of man. That's why Harriet Taylor Mill and J.S. Mill is trying to support equal political right for women। मतलब ये दोनों जो जोड़े हैं हैरियट टेलर मिल और J.S. मिल, ये दोनों
ऐसा ऐसा मानते हैं अपनी किताब ऑन वुमेन जब सब्जुगेशन में कि यानी महिलाओं की पराधीनता में कि महिलाओं को एक समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, उसका समर्थन करते हैं और मानते हैं कि राज्य जो है महिलाओं के मताधिकार को हतोत्साहित करता था तथा पुरुष मतदाताओं के प्रति पूर्वाग्रह रखता था। मतलब राज्य के हिसाब से पुरुष इम्पोर्टेंट है, पुरुष ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है रादर देन महिला, इसलिए वो महिलाओं को मताधिकार ही नहीं देता था, है ना। तीसरा इम्पोर्टेंट जो जो स्कॉलर स्कूल में निकल के आता है उनका नाम है बेटी फ्रीडन। और बेटी फ्रीडन को कई लोग जो है मदर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं, तो नाम याद रखिएगा, बेटी हैं लेकिन ये मदर हैं। तो बेटी फ्रीडन हैव टेंटेड टू अंडरस्टैंड फीमेल सबऑर्डिनेशन इन टर्म ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। और बेटी फ्रीडन डायरेक्ट ये मान के चलती हैं ये जो महिलाओं का जो जो सबऑर्डिनेशन है, महिलाएं जो मतलब पुरुषों के आधिपत्य में, उसका कारण केवल ये है कि असमान जो है अधिकार और अवसरों का बंटवारा है। और असमान अधिकार मिले हैं यानी पुरुषों को ज़्यादा अधिकार मिले हैं, पुरुषों को ज़्यादा अवसर मिले हैं महिलाओं की तुलना में। दैट्स वाई वुमेन बिकेम सबऑर्डिनेट टू मैन। ये इस संदर्भ में इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इन द नटसेल अगर आप पूरा इस आंदोलन और उसके अचीवमेंट को देखें तो आप जान रहे हैं कि ये मूवमेंट क्या मान के चल रहा था। ये मूवमेंट मान के चल रहा था कि एक्चुअली वी नीड पॉलिटिकल एंड इक्वल और इकोनॉमिक राइट टू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट और लीगल राइट टू वुमेन एज मैन हैज़ ऑक्यूपाइड। तो काफ़ी सफलता मिली इस आंदोलन के डिमांड को। और आप देखिए कि इसी के डिमांड के कारण पॉलिटिकल राइट वुमेन का बहाल हुआ और फर्स्ट टाइम महिलाओं को का राइट जो है इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन न्यूजीलैंड इन 1893, इन यूएस वुमेन गुड वोटिंग राइट इन 1920 एंड इन यूके 1918, है ना। यानी कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1893 में महिलाओं को मिला न्यूजीलैंड में, 1918 में जो है यूनाइटेड किंगडम में मिला और 1920 में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूएसए में इसे मिला, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका विशेष आभार कि आपने इस वीडियो को देखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड दिस चैनल लिंक विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पीयर ग्रुप्स और दूसरे कॉलेजेस के भी जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, ताकि वो उसको देख के जो है लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।